क्या आपने कभी सोचा है कि जिंदगी की ये जो छोटी मोटी परेशानियां हैं, ये हमें इतना क्यों थका देती हैं? रोज का तनाव, काम का बोझ, भविष्य की चिंता, कभी कभी तो लगता है जैसे बस हार मान लें। लेकिन क्या हो अगर मन की शांति, बेहतर सेहत और एक ऐसी एनर्जी जो कभी खत्म ही ना हो, पाना मुमकिन हो? ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में थोड़ा मुश्किल। बिल्कुल। हम सब अपनी जिंदगी में यही तो चाहते हैं, लेकिन वो रास्ता वो मिलता कहाँ है? तो आज हम इसी रास्ते को खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे पास नॉर्मन विंसेंट पील की एक क्लासिक किताब है, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। अच्छा। और दिलचस्प बात यह है कि पील खुद कहते हैं कि ये कोई किताबी ज्ञान देने के लिए नहीं लिखी गई है। मतलब ये कोई फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है। एक ऐसी किताब जो सिर्फ क्या सोचना है नहीं, बल्कि कैसे सोचना है सिखाती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद आज पील के बताए उन तरीकों और कहानियों में गहराई से उतरना है। हाँ। जो एक खुशहाल जिंदगी का, कह सकते हैं, एक नक्शा दिखाते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि अपने विचारों की लगाम हाथ में लेकर हम कैसे मुश्किलों से पार पा सकते हैं। तो आज की हमारी बातचीत में हम पहले किताब के उस बड़े वादे को समझेंगे जो वो करती है। फिर हम सीधे पहले अध्याय पर चलेंगे, बिलीव इन योरसेल्फ, यानी खुद पर यकीन करें। हाँ, हम देखेंगे कि ये हीन भावना या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या बला है, ये आती कहां से है और पील इसके क्या तोड़ बताते हैं। चलिए इस पिटारे को खोलते हैं। पील का दावा वाकई बहुत बड़ा है। वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी खुशी और सुकून से भरी हो सकती है। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग वो रोजमर्रा की समस्याओं के बोझ तले दबकर हार मान लेते हैं। हाँ। जबकि ऐसा होना जरूरी नहीं है। और यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है, पील ये नहीं कह रहे हैं कि जिंदगी में मुश्किलें या दुख हैं ही नहीं। वो कोई हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। सही कहा। उनका तर्क बहुत गहरा है। वो कहते हैं कि मुश्किलें तो आएंगी, लेकिन चॉइस हमारी है कि हम क्या करते हैं। बिल्कुल। हम या तो उन मुश्किलों को अपने दिमाग पर कब्जा करने दे सकते हैं, या फिर उन्हें अपने मन से बाहर निकालकर और एक बड़ी शक्ति पर विश्वास करके उन पर काबू पा सकते हैं। तो सारा खेल दिमागी कंट्रोल का है। बिल्कुल। और इसी कंट्रोल का पहला कदम है खुद पर विश्वास। हाँ। यहीं से पहला अध्याय बिलीव इन योरसेल्फ शुरू होता है। पील साफ कहते हैं कि अपनी काबिलियत पर एक विनम्र लेकिन मजबूत भरोसे के बिना न तो कोई कामयाब हो सकता है और न ही खुश। और इसी भरोसे की कमी को वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। पील के मुताबिक एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसने अनगिनत लोगों को दुखी और पंगु बना रखा है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि इसे सही कदम उठाकर ठीक किया जा सकता है। ये कोई परमानेंट दाग नहीं है। इसका एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है एक 40 साल के व्यवसायी की कहानी। वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बिजनेस डील के लिए शहर में था और पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था। उसने पील से कहा, अगर मैं फेल हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे खुद पर जरा भी यकीन नहीं है। उसकी बातों से उसकी हताशा साफ झलक रही थी। उस आदमी की हालत सोची जा सकती है। जब कोई कहता है मैं लगभग डूब चुका हूँ, तो ये एक ऐसी भावना है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा पल जहां लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए। हाँ। और पील ने उसे कोई लंबा चौड़ा लेक्चर नहीं दिया। उन्होंने उसे एक तत्काल उपाय दिया, एक फॉर्मूला। हाँ। जिसे उसे रात में सोने से पहले, सुबह उठने से ठीक पहले और अपनी मीटिंग में जाते समय दोहराना था। और वो फॉर्मूला क्या था? वो था बाइबल का एक वचन, मैं मसीह के जरिए सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे शक्ति देता है। पील ने उसे ये लाइन एक कार्ड पर लिखकर दे दी। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो इफेक्ट नहीं था? क्या सिर्फ एक लाइन दोहराने से किसी की किस्मत बदल सकती है, या बात कुछ और गहरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये एक बाइबल का वचन था, अच्छा, बल्कि ये कि उस व्यक्ति के लिए ये एक एंकर बन गया है, एक ऐसा विचार जिसमें उसकी गहरी आस्था थी। पील का सिद्धांत ये है कि ये एंकर कुछ भी हो सकता है, किसी दार्शनिक का कोई विचार, कोई मंत्र, या कोई ऐसा निजी विश्वास जो आपको ताकत देता हो। बिल्कुल। असल शक्ति उस विश्वास में है, ना कि सिर्फ शब्दों में। उस आदमी के लिए वो शब्द एक लाइफ जैकेट की तरह थे जिसने उसे डूबने से बचाया। और उसने बाद में बताया कि इस एक लाइन ने उसके लिए चमत्कार कर दिया। हाँ, और उसकी डील कामयाब रही। ये तो समझ आया, पर सवाल ये है कि आत्मविश्वास की एक कमी, ये हीन भावना आती कहां से है? पील कहते हैं कि इसकी जड़ें अक्सर हमारे बचपन में होती हैं। जैसे उन्होंने एक युवा एग्जीक्यूटिव की कहानी बताई, जिसे कंपनी में कोई गोपनीय जानकारी नहीं दी जाती थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बातें करता था, राज नहीं रख पाता था। अच्छा।
और जब इसकी गहराई में जाया गया तो पता चला कि ये उसकी हीन भावना का नतीजा था। वो बहुत गरीबी में पला बड़ा था और अपने कॉलेज शिक्षित साथियों के बीच वो हमेशा खुद को कम समझता था। तो कंपनी की अंदर की जानकारी दूसरों को बताकर वो असल में तारीफ और तवज्जो पाने की कोशिश कर रहा था। ये उसका खुद को महत्वपूर्ण महसूस कराने का एक तरीका था। पील ने अपनी खुद की कहानी भी बताई है जो इस बात को और पुख्ता करती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वो बताते हैं कि बचपन में लोग उन्हें पतला कहकर चिढ़ाते थे, जबकि उस जमाने में मोटा होना सेहत की निशानी माना जाता था। राइट। ऊपर से एक पादरी का बेटा होने की वजह से उन पर हमेशा अच्छा बच्चा बने रहने का दबाव था। इन सब ने मिलकर उनके अंदर आत्मविश्वास की भारी कमी पैदा कर दी थी। और ये बहुत जरूरी बात है। इससे पता चलता है कि हीन भावना किसी बाहरी कमी से नहीं, बल्कि उस कमी को लेकर हमारी अपनी सोच से पैदा होती है। मतलब पील का पतला होना समस्या नहीं थी। नहीं, समस्या ये थी कि वो खुद को उस वजह से कमतर आंकते थे। उनकी सोच ने एक सामान्य बात को एक बहुत बड़ी कमी बना दिया था। ये तो समझ आता है कि ये हीन भावना बचपन की बातों से जुड़ी हो सकती हैं, लेकिन जानने से क्या होगा? सवाल तो ये है कि इससे बाहर कैसे निकलें? हाँ, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? पील इसका क्या रास्ता बताते हैं जो वाकई काम करे? पील कहते हैं कि इसका सबसे बड़ा रहस्य है अपने दिमाग को विश्वास से भर देना। और ये कैसे होगा? ये होता है गहरी शक्तिशाली प्रार्थनाओं से। लेकिन यहाँ प्रार्थना का मतलब सिर्फ रटे रटाए शब्द बोलना नहीं है। हाँ, इस बारे में कुछ बड़ी कमाल की बातें कही गई हैं। टेक्सास की एक बावर्ची ने कहा, उन्होंने कहा, जब कोई बड़ी मुसीबत सर पर आती है तो आपको गहरी प्रार्थना करनी पड़ती है। और एक बड़े व्यवसायी हार्लो एंड्रूज ने कहा, अगर विश्वास के साथ कहीं पहुंचना है तो बड़ी प्रार्थना करना सीखो। और सबसे अच्छी बात महान गायक रोलैंड हेज के दादाजी ने कही। उन्होंने कहा, ज्यादातर प्रार्थनाओं में समस्या ये है कि उनमें कोई कशिश या ताकत नहीं होती। मतलब वो सिर्फ जुबान से बोले गए शब्द होते हैं, दिल की गहराई से निकली आवाज नहीं। एक ऐसी आवाज जिसमें इतनी ताकत हो कि वो आपके अंदर के विश्वास को खींच कर बाहर ले आए। ये प्रार्थना की क्वालिटी पर जोर देता है, गिनती पर नहीं। बिल्कुल। इसे असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसका एक शानदार उदाहरण उस ट्रैवलिंग सेल्समैन की कहानी है। हाँ, ये कहानी मुझे बहुत पसंद है। वो असुरक्षा और डर से इतना भरा हुआ था कि उसका असर उसके काम पर भी पड़ रहा था। फिर उसने एक बहुत ही अनोखा और प्रैक्टिकल तरीका निकाला। हाँ, ये एक ऐसा उदाहरण है जिसे कोई भी अपना सकता है। उसने अपनी कार के डैशबोर्ड पर क्लिप लगाकर छोटे छोटे कार्ड्स रखने शुरू कर दिए। कार्ड्स? हाँ, जिन पर बाइबल के ताकत देने वाले वचन लिखे होते थे, जैसे अगर तुम्हारे पास विश्वास है तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। और अगर ईश्वर हमारे साथ है तो कौन हमारे खिलाफ हो सकता है। अब देखिए, ये विचारों को अनुशासित करने का कितना सीधा साधा लेकिन असरदार तरीका है। वाह, ये तरीका तो आज भी उतना ही रेलेवेंट है जैसे लोग अपने फोन के वॉलपेपर पर मोटिवेशनल कोट्स लगाते हैं। बिल्कुल। ये तो उसी का 1950s का वर्जन हुआ। कितना सरल और कितना असरदार। बिल्कुल। ये सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है, ये एक तरह से अपने दिमाग की रीप्रोग्रामिंग करना है। रीप्रोग्रामिंग। आज के मनोविज्ञान की भाषा में इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं, जहां आप जानबूझकर अपने नेगेटिव थॉट पैटर्न को तोड़कर उसकी जगह एक नया पॉजिटिव पैटर्न बनाते हैं। अच्छा। वो सेल्समैन अनजाने में यही कर रहा था। गाड़ी चलाते समय जब दिमाग खाली होता है और नेगेटिव विचार आते हैं, वो जानबूझकर अपने दिमाग को विश्वास और हिम्मत के विचारों से भर रहा था। और उसने खुद बताया कि इस तरीके ने उसे पूरी तरह बदल दिया। उसकी पुरानी असुरक्षाएं धीरे धीरे खत्म हो गईं। और अब वो डर और हार के विचारों की जगह विश्वास और साहस के विचार सोचने लगा था। जाहिर है इसका असर उसके व्यापार पर भी पड़ा और वो बेहतर करने लगा। और यह पील के मूल तर्क को साबित करता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही महसूस करते हैं और वैसे ही परिस्थितियां अपनी ओर खींचते हैं। हाँ, उस सेल्समैन ने सकारात्मक विचारों को बार बार दोहराकर अपने सोचने का ढांचा ही बदल दिया, जिससे उसकी हकीकत भी बदल गई। लेकिन कई बार जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां लगता है कि सब कुछ लुट गया, कोई बड़ी नाकामी, कोई बड़ा नुकसान। हाँ, ऐसे में पील एक रीवैल्यूएशन यानी पुनर्मूल्यांकन का सुझाव देते हैं। उन्होंने एक 52 साल की व्यक्ति की कहानी बताई जो पूरी तरह निराश था और बार बार कह रहा था, सब कुछ खत्म हो गया है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ये एक बहुत ही आम मानवीय अनुभव है। जब हम किसी बड़ी विफलता का सामना करते हैं तो हमारा दिमाग अक्सर सबसे बुरे नतीजों पर अटक जाता है। इसे नेगेटिविटी बायस भी कहते हैं, जहां दिमाग बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है।
ऐसे में हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे पास अभी भी क्या कुछ बचा हुआ है। और पील ने उस व्यक्ति से ठीक यही करवाया। उन्होंने उसे एक कागज और पेंसिल दी और कहा कि वो सारी चीजें लिखो जो तुम्हारे पास बची हैं। पहले तो वो आनाकानी करता रहा होगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन फिर उसने लिखना शुरू किया और लिस्ट कुछ ऐसी बनी। पहला, एक कमाल की पत्नी जो 30 साल से हर सुख दुख में साथ थी। वाह। दूसरा, 3 समर्पित बच्चे जो उसके साथ खड़े थे। तीसरा, कुछ सच्चे दोस्त जो उसका सम्मान करते थे और मदद करना चाहते थे। चौथा, उसकी अपनी ईमानदारी और साफ ज़मीर। पांचवा, अच्छी सेहत। छठा, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा देश जिसे वो अवसरों की भूमि मानता था। और आखिर में ईश्वर में उसका विश्वास। जब उस व्यक्ति ने उस लिस्ट को पढ़ा होगा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसने सब कुछ नहीं खोया है। असल में उसने वो चीजें तो खोई ही नहीं थी जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। उसकी निराशा ने उसके नजरिए पर एक पर्दा डाल दिया था। ये कितना शक्तिशाली अभ्यास है। बहुत ज्यादा। इस अभ्यास ने उसकी बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदला, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने का उसका नजरिया बदल दिया। और यही आगे बढ़ने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। बिल्कुल। आज के दौर में इसे ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग यानी आभार व्यक्त करने की प्रैक्टिस से जोड़ा जा सकता है। विज्ञान भी मानता है कि जब हम उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास है, बजाय उनके जो नहीं है, तो ये हमारे दिमाग की केमिस्ट्री को बदलता है और हमें ज्यादा आशावादी और लचीला बनाता है। सही कहा। तो आज की इस गहरी बातचीत से कुछ मुख्य बातें एकदम साफ होकर सामने आती हैं। पहली, ये कि जिंदगी की मुश्किलों के सामने घुटने टेकना कोई मजबूरी नहीं है, ये एक चुनाव है। बिल्कुल। दूसरी, कि आत्मविश्वास ही हर कामयाबी की बुनियाद है और इसकी कमी, जिसे पीलहीन भावना कहते हैं, एक ऐसी रुकावट है जिसे पार किया जा सकता है। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। और तीसरी, कि इस हीन भावना की जड़ें भले ही हमारे अतीत में हों, लेकिन इसका इलाज हमारे आज के विचारों में छिपा है। हाँ, ये स्थायी नहीं है, इसे बदला जा सकता है। और हमने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तकनीकों पर भी बात की, जैसे सेल्समैन के कार्ड्स। हाँ, शक्तिशाली एंकर विचारों का इस्तेमाल करना, गहरी प्रार्थना या मेडिटेशन का अभ्यास करना जिसमें सच्ची कशिश हो, और निराशा के पलों में अपनी नेमतों की सूची बनाने जैसा ठोस अभ्यास। इन सब का निचोड़ एक ही है, अपने सोचने के तरीके को एक माली की तरह संभालना, फालतू विचारों की छटाई करना और काम के विचारों को खाद पानी देना। ये दिलचस्प है कि नॉर्मन विंसेंट पील अपने पहले अध्याय के आखिर में हीन भावना पर काबू पाने और विश्वास जगाने के लिए 10 ठोस सुझावों की एक लिस्ट देते हैं। 10 नियम? हाँ, 10 नियम। लेकिन जिन स्रोतों को हमने देखा उनमें उन 10 नियमों का जिक्र नहीं है। और ये हमारे लिए सोचने का एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है। क्या? अगर आज की इस बातचीत, इन कहानियों और इन सिद्धांतों के आधार पर किसी को आत्मविश्वास बनाने के लिए अपनी खुद की एक रूल बुक बनानी हो, तो उस निजी किताब में पहला और सबसे जरूरी नियम क्या होगा?